ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत मजूमदार कह रहे थे कि उनकी पार्टी अब जोरदार तरीके से इस बार आने वाली है, जो आने वाला चुनाव है उसमें जोरदार तरीके से कोशिश भी कर रही है। लेकिन अभिजीत मजूमदार जी, कई सवाल हैं जो वहाँ की दूसरी पार्टियाँ उठा रही हैं और आप शायद इसमें पीछे हैं। आईएलपी का मुद्दा है। कोमसो जो 17 समूहों का संगठन है वो लगातार आईएलपी के मुद्दे को उठा रहा है। खासी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की बात है। साथ ही जो हरिजन कॉलोनी का एक मुद्दा है, इतने दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, वो भी एक मुद्दा है। आपको बता दें कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद है, चल रहा है। इस पर कोर्ट की अभी ताज़ा जो फैसले आए हैं उस पर रोक लगी हुई है। जो पूर्व जो उग्रवादी नेता हैं चेस्टरफील्ड, उनकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई थी, उनको लेकर सीबीआई की मांग अभी तक जारी है। और जो सरकारी विभाग में नौकरियों का मामला है उस पर भी सवाल उठते रहे हैं और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। गैम्बलिंग एक्ट को बार बार लाया जाता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक। हालांकि गैम्बलिंग को लेकर सरकार ने कुछ कहा है। तो इतने सारे मुद्दे हैं, इस पर आप पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारा तो चांस नहीं मिला ना, हमको गवर्नमेंट करने देगा तब ना हम लोग काम करेगा। और हम लोग का जो बात हम लोग बोला वो सब हम लोग करेगा। हमारा जो तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में जो वादा किया था पूरा किया। और आप देखा है जो वेस्ट बंगाल का जब इलेक्शन हुआ था, पूरा बीजेपी टीम और पूरा मानी मसल पावर देके भी दीदी को हरा नहीं पाया। और इस बार दीदी जग गया, दीदी मेघालय में पहुंच गया। हम एकदम श्योर है कि इस बार का चुनाव तृणमूल कांग्रेस बहुमत देगा। और अच्छा तृणमूल जी, कांग्रेस को जब जनता चांस देगा तो तृणमूल कांग्रेस जो वादा किया था चुनाव को पहले, हमारा मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है सब कुछ हम लोग करके छोड़ेगा। ये हम लोग अभिजीत जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें हर चुनाव के बाद थोड़े थोड़े कम हो रही हैं तृणमूल कांग्रेस की, तो वो अपना जनाधार कहाँ त्रिपुरा और कहाँ कम मेघालय। हुआ? जी, को भी कम नहीं हुआ। बीजेपी को 76 सीट मिला, अभी 50 में आ गया। बीजेपी का जो तब लीडर है, जो एमपी है वेस्ट बंगाल में, सब बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग गलती किया था, हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग को नहीं, अपना वहां तो ये पार्टी में आरोप दे लग रहा दीजिए। है कि आपने डरा धमकाकर उनको अपने कब्जे में किया है। नहीं नहीं, कोई किसी को अगर ऐसा है तो बीजेपी जब करता है तो वो क्या डरा धमका के करता है। और आम जनता को मालूम है जो अभी जो देश का स्थिति है, जैसे हम नेपको का आपको एग्जांपल दिया, जो एक ही इंडस्ट्री था, पावर के ऊपर वो बेच दिया। उस टाइप का जो कोयला है उसका भी कालाबाजारी चल रहा है। कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप बोलिए 5 साल में एक भी यूनिवर्सिटी मेघालय में किया, एक भी नया हॉस्पिटल मेघालय में किया, जी, तो सीधा एक भी सवाल नया। एनपीपी नेतृत्व वाली एमडीए सरकार पर आप उठा रहे हैं। अगर इन मुद्दों को हम तो देखें तो जी, एमपी तो बीजेपी का साथ में था। तो बीजेपी का साथ में होने का बाद भी अगर एक्स्ट्रा बजट में जो रुपया मिलता है उससे ज्यादा रुपया को भी लिया, कोई प्रोजेक्ट के लिए वो लोग काम किया, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, वो लोग को पूछिए ना। जब 5 साल में शत पत्र दीजिए कितना आदमी को वो लोग एम्प्लॉयमेंट किया। उल्टा इधर बेकारी का हार पहले से 10 गुना बढ़ गया। तो आदमी जनता जो जनार्दन है जो वोट देता है वो लोग को सब मालूम है। आज खसिया के लिए वो लोग कुछ किया? वो लोग तो एक ही चीज करता है, हम जो खाएगा आपको वही खाना पड़ेगा। हम जो जी, जैसे हिटलर जैसे नीति वो मेघालय में भी किया, सब जगह किया। तो इस टाइप का दमन नीति क्रिश्चियन लोग को भी मालूम है, इस टाइप का दमन नीति हिंदू लोग को भी मालूम है, इस टाइप का दमन नीति मुस्लिम लोग को भी मालूम है। सब अभी समझ जी, गया। ठीक हमारा है। जो मौलिक नंबर अधिकार है नंबर वो जी चाहिए। जी, अभिजीत जी, हम समझ गए आप जो बोल रहे हैं। जो ये तमाम मुद्दे हैं स्थानीय तौर पर, और जो कई पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर खड़ी हुई हैं, उन पार्टियों में अगर सबसे बड़ी पार्टी अगर हम देखें तो यूडीपी है एनपीपी के बाद, जो जोर शोर से स्थानीय मुद्दों को उठाती है। और अगर हम इन तमाम पार्टियों के बीच में हम यूडीपी की अगर बात करें तो यूडीपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि
3-4 जो दूसरे एमएलए हैं एनपीपी के या दूसरे पार्टी के, वो टूट कर उनमें आने वाले हैं। धीरे धीरे जब वो जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे तो उनमें वो शामिल होते दिखेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। यूडीपी को लेकर आपकी क्या टिप्पणी होगी? जी देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग्स और जो पार्टी हॉपिंग है वो चलती रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन के डेट्स अनाउंस ना हो, और उसके बाद जब कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस करने के लिए प्रेशर बढ़ेगी पार्टीज़ के ऊपर से। कोई भी पार्टी, यूडीपी इनफैक्ट एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक पहला लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी दे दिया है। बाकी पार्टी जो नवरुण, हम आपको रोकना चाहेंगे, माफ़ी चाहते हैं, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद हैं। और ख़ास तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा के बारे में ये बातें कही जा सकती है कि मेघालय से उनका काफ़ी लगाव है और उन्होंने पहले एक गांव को गोद लिया था और अब वो 3 और गांवों को भी गोद लेने जा रहे हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि मेघालय में जो स्थिति आपने देखी है अब तक और वहाँ की गाँव की जो विकास के बारे में आपकी परिकल्पना है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे लगा कि मेघालय में जो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें मोस्टली ट्राइबल रहते हैं, वहाँ विकास का कार्य एकदम नहीं हुआ है। वहाँ तक न जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, न नौकरशाही पहुंची है, न ही सरकार का काम पहुंचा है। इसका 2 बड़ा कारण है कि मेघालय में लोकतंत्र तो है, लेकिन जनता का सशक्तिकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं जिस कोंगथोंग गांव को गोद लिया 2019 में, उस गांव में पहली बार वहां पर नौकरशाही तब पहुंची जब मैं पहुंचा। मेरे 3 बार जाने के बाद डीसी पहली बार 2021 में उस गांव में पहुंचे, बीडीओ नहीं पहुंचते थे। तो मुझे जो लगा कि वहाँ के लोगों को यह मान लिया गया कि ट्राइबल के रूप में रहेंगे और सरकार की छोटी मोटी योजनाएं पहुंचती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जब पहुंचनी शुरू हुई और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जब ब्यौरा लिया जाने लगा, तब थोड़ी सी नौकरशाही सक्रिय हुई। आज 3 बातें जो मेघालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मेरा राज्यसभा में सवाल भी था। जैसे लाइम स्टोन, जयंतिया हिल्स में लाइम स्टोन का बहुत ही उपयोग हो रहा है, लेकिन उस लाइम स्टोन का जो प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के क्लाइमेट पर, और जो कंपनी, सीमेंट कंपनी काम कर रही है, क्या वहाँ के लोगों का विकास कर रही है? दूसरा, जो इलीगल कोल माइनिंग अब तक होता रहा है, जिस पर अब थोड़ी सी लगाम लगी है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से। तीसरा, जो वहाँ के वृक्षों को जो उखाड़ा जा रहा है, यानी आप चेरापूंजी से, सोहरा में चेरापूंजी से कोंगथोंग की जाएं, सौर विलेज से आगे जाएं, सौर विलेज से, तो आपको पता चलेगा वृक्ष ही नहीं है। तो इसका कारण है कि मेघालय के पूरे क्लाइमेट को, अस्तित्व को, अस्मिता को खतरा है। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट बहस कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर माइक्रो कल्चर, सूक्ष्म संस्कृतियां बहुत अधिक हैं। जैसे कोंगथोंग में विस्लिंग विलेज कहा जाता है, लोग विसिल के द्वारा, यानी एक आवाज के द्वारा लोग उससे पुकारते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। इस तरह की संस्कृतियों को संरक्षित रखना, संवर्धित करना, उन पर शोध करना, ये काम नहीं हुआ है। इससे मैंने नेहरू को, जो वहाँ विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर को भी आग्रह किया था कि आप यहाँ की सूक्ष्म संस्कृतियों पर काम करने के लिए केंद्र की स्थापना करें। जी, सर, आपने कोंगथांग के बारे में बात की और वहाँ पर हम आपको देखते हैं कि सप्ताह में 1-2 बार आप दौरा कर ही लेते हैं। मेघालय को आपने एक तरह से अपना घर ही बना लिया है, लेकिन आगे चलकर आपने 3 और गांवों को गोद लेने का काम किया है। आपने जिस तरह से कोंगथांग को विकसित करने का पहल की है, या जो राज्य सरकार की मदद से हो या कुछ भी, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि मेघालय में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कई मुद्दों को लेकर आगे चलती हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे, जिस तरह से आपने बताया कि सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत जो मेघालय को पहचान दिलाता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। इसके लिए आप आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने 3 गांव को पहले गोद ले चुका हूं। उसमें मौसूद है, सदर है, और ये जैसे मोमांग है। मैं मोमांग में 2020 में गया था, और 2020 में जब गया तो 45 मिनट का जाना, 45 मिनट का आना। और मोमांग में जब गया तो मैं देखा स्कूल नहीं है, अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं कुछ बच्चों के लिए शूज लेकर गया था, जो डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं देखा गांव के लोगों में एक जागृति लाना बहुत जरूरी है, उनका राइट्स है। राज्य या राजनीतिक उन पर कोई दया या मर्सी नहीं कर रहे हैं। तो मेन आज जो मैं कहता हूँ मेघालय में जरूरत है, ट्राइबल लोगों के बीच में मेघालय की अस्मिता,
संस्कृति, अस्तित्व और उनके अपने अधिकारों के बारे में जानकारी, उनके कॉन्शसनेस का विकास होना। आज मुझे जो लग रहा है कि मुझे मोमांग से फोन आता है, सदर से फोन आता है कि कोंगथोंग से सदर तक का रोड कब बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो कब आएगा। यानी कि यदि कोई जनप्रतिनिधि या नौकरशाही लोगों से कनेक्ट होता है तो लोगों में एक राजनीतिक चेतना का विकास होता है। जिस राजनीतिक चेतना के अभाव में ही मुट्ठी भर लोग, मैंने मेघालय में पाया कि मुट्ठी भर राजनीतिक जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वही मेघालय को रूल करते हैं। और नौकरशाही और राजनीतिकों के बीच में पारिवारिक भी संबंध है, राजनीतिक भी संबंध है, वैचारिक भी संबंध है। तो कोई किसी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा, चेक एंड बैलेंस जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं मानता हूँ जब मैंने 4 गांव को गोद लिया तो मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिला। निश्चित रूप से कोनार्ड संगमा ने, जिन्हें मुझे मेघालय के उन गाँव में काम करने में कभी भी कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की, और जो मैंने कहा और उन्होंने पूरा किया। जो एक बात मैंने सुनिश्चित किया था कि विकास के मामले में मैं राजनीति को आगे ना रखूं, सभी पार्टियों का सहयोग लिए, सभी लोगों का सहयोग लिए। आगे जो मेरी योजना है कि मेघालय के लोगों में वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के पर्यावरण यानी वातावरण के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में और वहाँ की जो पर्यटन है उसके बारे में जागरूक करना। यदि मेघालय के पर्यटन को ठीक से बिना वहाँ की प्रकृति को नष्ट किए, यानी नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए यदि कल्चर को प्रमोट किया गया तो मैं कहता हूँ मेघालय का जीडीपी 4 से 5% में उछाला गया। जैसे कोंगथोंग जाते समय आप जब जाएंगे तो मुझे लगता है कश्मीर में जो शूटिंग होती है बॉलीवुड की, वो शूटिंग कोंगथोंग में क्यों नहीं हो सकती है। यदि सड़क की व्यवस्था हो, पर्यटकों के रहने की व्यवस्था हो, उसको ठीक से यदि विज्ञापन देकर लोगों को बुलाया जाए तो कश्मीर से किसी भी शर्त में कोंगथोंग कम आकर्षक नहीं है। तो मुझे लगता है पर्यटन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, टूरिज्म, क्लाइमेट और इकोलॉजी, और चौथा जो इलीगल जो माइनिंग होता है उसका कारण है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो गरीब हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। उनको 150 रुपये रोज देकर, 200 रुपये रोज देकर जोखिम भरा और राज्य के अस्तित्व को मिटाने वाला काम करवाया जाता है। उनको रोजगार मिलेगा तो इस तरह का काम वहाँ के ट्राइबल नहीं करेंगे। जी, हम जानते हैं कि सर आपने काफ़ी बहुमूल्य समय निकाला है। एक तरह सदन की कार्रवाई भी चल रही है और दूसरे कामों में आप व्यस्त थे, लेकिन फिर भी मौका है और आपसे आखिरी सवाल लगे हाथ कर लेते हैं। आप स्वतंत्र विचार रखते हैं, लेकिन आज हम राजनीतिक सवाल भी आपसे एक छोटा सा कर लेते हैं कि जिस तरह से टीएमसी का आगमन हुआ है राज्य में और मुकुल संगमा इसके नेतृत्व कर रहे हैं, एनपीपी के साथ आपकी थोड़ी सी खटास चल रही है, इस पर एक आखिरी टिप्पणी आपकी क्या होगी? क्या भविष्य देखते हैं राजनीतिक भविष्य मेघालय की? देखिए, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है और इसकी शाखाएं, ब्रांचेस सभी राज्य के सभी कोने में है, चाहे जयंतिया हिल्स हो या खासी हिल्स हो या गारो हिल्स हो। आज भारतीय जनता पार्टी इन तीनों क्षेत्रों में है। सबसे बड़ी बात है कि लोग वहां विकल्प की तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है तो इसके पास सक्षम नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं की फौज है। सबसे बड़ी बात है, लोग अब तक के शासन से उब कर एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। टीएमसी और कांग्रेस में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे से किसी वैचारिक मुद्दे पर नहीं, विकास के मुद्दे पर नहीं, व्यक्तिगत नेतृत्व के मुद्दे पर बनी हुई दो पार्टियां हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा विकल्प और राज्य को नेतृत्व देते हुए राज्य को स्वस्थ और संपन्न, समृद्ध बनाने में बड़ा काम भूमिका निभा सकती है सत्ता में आने पर। जी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मेघालय पर चर्चा जारी रखेंगे।